नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे लालू पर दारोमदार कितना असरदार। हरियाणा आने वाले समय में राजनीति का कुरुक्षेत्र बनने वाला है। ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों के शौर्य के दम पर और खेत में किसानों की मेहनत और परिश्रम पर देश ही नहीं विदेश में अपनी गौरव गाथा का गान कराने वाले हरियाणा में आगामी 1 अक्टूबर को लोकतंत्र के महापर्व मनाया जाएगा। जाहिर है इस महापर्व में अपना परचम लहराने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी शतरंज पर रणनीति के मोहरों से शह और मात की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि लाल परिवारों का प्रभाव उनके लिए फायदेमंद होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उनके सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये रणनीति कितनी सफल होगी ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि इन परिवारों का प्रभाव कम हो रहा है। बीजेपी ने पहले भी देवीलाल और बंसीलाल के साथ चुनाव लड़ा है और सरकारें बनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हरियाणा की राजनीति में लाल परिवारों का प्रभाव कम नहीं आंका जा सकता। ये परिवार सत्ता में हो या ना हो, लेकिन प्रभावशाली बने रहते हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। ये देखना होगा कि लाल परिवारों का समर्थन बीजेपी को कितनी मदद कर पाता है। हालांकि उनके पास अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होगा। कुलदीप बिश्नोई का बिश्नोई समुदाय पर खासा प्रभाव है और ये समुदाय 11 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखता है। देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह के जरिए बीजेपी किसानों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद कर सकती है, जो किसान आंदोलन, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी से नाराज है। बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने 2005 से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। उनके ससुर का परंपरागत विधानसभा क्षेत्र तोशाम में उनका काफी प्रभाव है और बीजेपी को हरियाणा में जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लाल परिवारों के साथ उसके गठबंधन से पता चलता है कि पार्टी राज्य में अपना आधार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लाल परिवारों का समर्थन बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है या नहीं। तो जाहिर तौर पर देखिए लालू पर दारोमदार कितना असरदार। और जहां तक लाल परिवार का जिक्र है, पहले सरकार बना चुके हैं, बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं और जो प्रभाव है उनका, यदि परिवार विशेष की बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रभाव को हरियाणा में भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर होगी। इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण होगा और मतदाता किसका साथ देगा, उनका क्या भाव होगा, ये मतदाताओं पर यानी कि जनता क्योंकि सबसे बड़ी निर्णायक होती है, तो ये उनका डिसीजन होगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक रूप से जो समीकरण बैठ रहे हैं, क्या वो सटीक होंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है, क्या वो उसमें सफल होगी? ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब भी लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार देवीलाल बंसीलाल की छवि पर वोटों की छाप लगाने की तैयारी है। चलिए चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरियाणा से राजबीर रोहिल्ला हमारे साथ जुड़े हैं। राजबीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेजेपी नेता हैं हरकेश सुल्लर। हरकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजबीर जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, राजबीर जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राशि जी। दिनेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा और जहां तक एक समीकरणों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत कोशिश है कि जो लाल परिवार है उनके साथ बैठकर, और कहते हैं ना कि यदि सब कुछ अच्छा हो गया तो यहां से उनकी राह आसान हो जाएगी। पिछली बार भी देखें तो 40 सीटों के साथ थे, लेकिन कांग्रेस को भी मैं कम नहीं आंक सकती हूं और होना भी नहीं चाहिए। हरियाणा की सियासत में तो देखिए, बाकी दलों को मैं एक तरफ रखूं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का एक सबसे मुख्य पार्टियों में से आती हैं। अच्छा, जेजेपी के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन फिर वो बाद में टूटा। तो जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, क्या कांग्रेस को भी ऐसे गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? और वाकई में जो लाल परिवार का जिक्र यहां पर हो चला है, वो कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रभावी हो सकता है? जी राशि जी, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारा गठबंधन हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है। और जहां तक सवाल है इन तीनों परिवारों का और भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इन तीनों परिवारों की घोर विरोधी रही है और भाजपा ने इनको हमेशा बापू बेटा की पार्टी कहती रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इनसे समझौते भी करती रही है। और मैं उदाहरण के साथ आपको 3 उदाहरण बताऊंगा
कि चौधरी बंसीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समझौता करके सरकार बनाई और 1999 में इन्होंने चौधरी बंसीलाल को धोखा देकर उनकी पार्टी का समझौता तोड़कर उनकी पार्टी की सरकार गिराने का काम किया। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के लालच में आकर बंसीलाल जी की जो पुत्र वधू है किरण चौधरी जी, वो मात्र एक लोक राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और 6 साल के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा होगा उस समय तक वो ओवर एज हो जाएंगी और बंसीलाल परिवार जो है वो राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। यही स्थिति इन्होंने भजनलाल जी के परिवार के साथ की। इन्होंने 2014 के अंदर भजनलाल जी की जो हरियाणा जनहित कांग्रेस थी उसके साथ समझौता किया। पहले उनके साथ लोकसभा में किया 8-2 का समझौता और विधानसभा का किया 45-45 का समझौता। जो 2 सीट इन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी को दी, उन दोनों सीटों पर इन्होंने इनेलो की मदद करके और इन्होंने जनहित कांग्रेस को हटवाने का काम किया। इसलिए कि ये चाहते थे कि जब जनहित कांग्रेस दोनों सीटें हार जाएगी तो उसके बाद इनसे हरियाणा की विधानसभा का समझौता तोड़ दिया जाएगा। और हुआ भी वही कि वो 45-45 का समझौता तोड़ दिया गया और भजनलाल जी की पार्टी को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने 2018 के अंदर इनेलो को तोड़ने का काम किया और इनेलो की 2 पार्टियां बनवा दी। उस समय जननायक जनता पार्टी के नाम से जो पार्टी खड़ी हुई, उसने भारतीय जनता पार्टी के विरोध की वोटों को कैश करके 10 सीटें हरियाणा के अंदर जीतने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था तो 4.5 साल तक उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई। परंतु जब 2024 के अंदर चुनाव आया लोकसभा का तो 6 महीने पहले ही उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमेशा बैसाखियों पर टिकी हुई रही है। बिना बैसाखियों के भाजपा की कभी सरकार नहीं आई। 2014 के अंदर इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ धोखा किया था और उस धोखे के बदले में इन्होंने उनको जब बाहर किया तो ये 47 सीटें उस समय जरूर जीते। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता के मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन तीनों लालों की पार्टियों का कोई भी औचित्य नहीं बचा है। खुद इनेलो और जेजेपी के नेता आपस में एक दूसरे को ये कहकर ताने देते हैं कि 0 + 0 = 0। जब इनेलो बीएसपी से समझौता करती है तो जेजेपी कटाक्ष करती है और जब जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ समझौता करती है तो इनेलो कटाक्ष करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा के तीनों लालों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए समय समय पर इस्तेमाल किया और अपनी जरूरत पूरी होने के बाद उनको मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। आज वो तीनों परिवार आज एक विधानसभा और एक लोकसभा की सीट के लिए भी भाजपा के सामने कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ रहेगी? क्योंकि पिछली बार भी सीटें यदि देखूं भले 10 का मार्जिन रहा हो लेकिन थी तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा। और ठीक है, फिर जेजेपी से गठबंधन हुआ, आगे तमाम चीजें बढ़ी, लेकिन उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि कैसे भी करके सरकार बनाना है। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया राखी जी। पिछले चुनाव के अंदर भी जब इन्होंने इनेलो को तोड़वा के 2 पार्टी बनवाई थी तो जेजेपी के नेता ये कहते हुए पूरे हरियाणा में घूम रहे थे कि भाजपा का जो नारा है 75 पार का, भाजपा को 75 पार नहीं यमुना पार भेजना है। और जो लोगों में भाजपा के प्रति गुस्सा था, उनके शासन और कुशासन को जो लोगों ने भुगता था, उससे लोगों ने जो भाजपा के विरोध में वोट डाला उसका फायदा जेजेपी ले गई और कांग्रेस की 30 सीटें रह गई। और भाजपा के खिलाफ भाषण देते कर जो 10 सीटें जीती वो जाकर भाजपा की गोदी में बैठ गए। और 3 काले कृषि कानून जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, उन तीनों काले कृषि कानूनों के साथ जेजेपी खड़ी रही। और आज नतीजा ये है कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव देहात में जाकर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को गांव के अंदर लोग घुसने नहीं देते। आज भाजपा की स्थिति ये है कि वही तीनों लालों के परिवार जिनको भाजपा ने खुद खत्म किया है, आज भाजपा ये सोचती है कि शायद उनके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर
उनकी उपस्थिति का उन्हें लाभ मिल जाए। लेकिन आज जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो भजन लाल जी के पुत्र हैं, वो महज एक विधानसभा सीट तक सीमित हो गए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्दों की राजनीति भाजपा नहीं कर रही, केवल फूट डालो और राज करो की जो इनकी सोच दिनेश सदा से रही है। चलिए मैं बीच में रोकूंगी, राजबीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच रही है राजबीर जी? राजबीर जी, बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस यहाँ रख रही थी। खैर ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आता है पक्ष विपक्ष में, ये तो बात कॉमन सी हो गई है। महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार जो लाल परिवार का जिक्र हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से इनका साथ लेके तमाम चीजों को करने की कोशिश में है, कितना प्रभाव इसका देख सकते हैं और वाकई में कितनी सीटों की उम्मीद कर सकते हैं? जी नमस्ते, प्रवक्ताओं को मेरा राम राम, दर्शकों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ तो एक समुद्र है ये। यहाँ तो चौधरी देवीलाल के परिवार से भी सदस्य आए हैं, चौधरी भजनलाल जी के परिवार से भी आए हैं, चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से भी आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त की है, तो वो आ गए। और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है, वो चाहे भव्य बिश्नोई को ले लो आप, चाहे किरण चौधरी जी को ले लो, चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी को ले लो, चाहे आदित्य चौटाला को ले लो। हमारी तरफ से हम किसी को मना नहीं करते, सबका स्वागत है। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ने में, जीतने में सक्षम है, सरकार बनाने में। 2014 में कौन था हमारे साथ? 2014 में कौन था? 2014 से पहले तो हम लोग सरकार बनवाते थे। ये तो हमारी पार्टी जो 10 साल का कुशासन था कांग्रेस का, यूपीए का और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उससे त्रस्त होकर लोगों ने हमें मतलब स्वीकार किया, क्योंकि हमारी उन्हें आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा और हमारा एक जो काम करने का तरीका है वो समझ में आया। और 10 साल तक लगातार सरकार ने हमें, जनता ने हमें सरकार चलाने का मौका दिया और हमने 10 साल तक लगातार काम किया है। चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चिराई हो, या अन्य बहुत सी जो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी ने जो जनता के लिए दी है, तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो ये जो हमारे प्रवक्ता साथी जो हमारे सीनियर मेरे से, तो ये कह रहे थे कि जनता इनको घुसने नहीं दे, तो 1 तारीख को जींद में आ जाना, बहुत बड़ी रैली करके दिखाएंगे आपको। वहां हमारे केंद्रीय नेता भी आएंगे और हमारे स्थानीय जो नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और भी जो बहुत से नेता है, तो आप 1 तारीख को जींद में आपका स्वागत, आप देख लेना जनता किससे प्यार करती है। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा, कांग्रेस का 10 साल का जो राज रहा है, आप उस राज का देखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने क्या नेताओं के साथ क्या किया है? उन्होंने बयान कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अंदर ऐसी परिस्थितियां बना दी, चाहे वो इंद्रजीत जी है, चाहे वो चौधरी धर्मवीर सिंह जी है, चाहे वो रमेश कौशिक है, चाहे वो अब और भी दर्जनों नेता उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उन्होंने। और चाहे लेटेस्ट जो है, जो अभी हमारी राज्यसभा की सांसद है किरण चौधरी जी, उन्होंने सारी बातें खुद बोली है। भाई यहाँ परिस्थितियां बना दी जाती है। यहाँ सिर्फ एक बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसने पूरी कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। आज किसी भी दलित जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, चाहे वो शैलजा जी है, चाहे वो अशोक तंवर जी है। आज शैलजा जी के लिए इन्होंने कैसे बैरिकेड लगा दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन शैलजा जी ने क्या बयान दिया है कि मैं टिकट भी हाईकमान से लाई थी और मैं मतलब अपना अगर मैंने विधानसभा चुनाव लड़ रहा तो वहां से इजाजत लेके आऊंगी। तो कहने के जो कांग्रेस में आपसी फूट है वो सब दिख रही है। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी राजबीर जी। हरकेश जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी हाँ हरकेश जी, जहां तक मैं जितना जेजेपी को समझी हूं, क्योंकि आप भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी गठबंधन में नहीं रहे, उस समय पे तो भी पिछली बार की बात है, जरूरत पड़ी थी, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन लाल परिवार से तो ताल्लुक कहीं ना कहीं जेजेपी का रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से प्रॉपर जेजेपी का ना होके लाल परिवार की तरफ चले जाना, या वहां के भी कुछ लोग, जैसा कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आए, देखिए विचारधारा जहां तक मिलाने की बात है मिल सकती है, लेकिन ये राजनीति है। यहां आप अपने फायदे के लिए, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने के लिए या सत्ता में आने के लिए पहले जुड़ते हैं, बाद में फिर अलग होते हैं, तो ये भी तो मैसेज अच्छा नहीं है। तो इस बार जेजेपी की क्या तैयारी है हरियाणा में? जी राकेश जी, पहले तो आपका धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। जहां तक जननायक जनता पार्टी का प्रश्न है, तो हमारी पार्टी 2018 में जब बनी, उसके बाद जब मैंडेट मिला 10 सीटें, तो उस वक्त 31 सीटें कांग्रेस की थी और 40 बीजेपी की थी।
तो सभी ने ये सोचा कि विकास के लिए हमें बीजेपी के साथ रहना है और बीजेपी के साथ मिलकर के हमारे डिप्टी सीएम ने सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी ने आपके सामने क्या किया, उन्हें हमेशा धोखा दिया और किसानों पे इतने अत्याचार किए। और 2016 को भी हम भूले नहीं थे जब इन्होंने हमारी जाट बरादरी पे गोलियां चलवाई, आरक्षण के मुद्दे को इन्होंने 35 एकड़ करके इतना गलत तरीके से हमारी बिरादरी को प्रेजेंट किया। और अब तो दुष्यंत जी ने उस चीज को भुला करके इनके साथ धोखा किया, तो उनके साथ फिर उन्होंने धोखा किया। पहले चौधरी देवदास जी चाहे ओम प्रकाश चौटाला, उनके साथ भी इन्होंने धोखा करने का काम किया। जहाँ तक दोनों दूसरे हैं वो बेसिकली कांग्रेस से, चाहे भजन लाल जी का परिवार है चाहे बंसी लाल जी का परिवार है, तो उनकी फूट के कारण उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखना कि 18-20 सीटों पे सिमट जाएंगे और जो हमारे सीएम हैं, जो सैनी साहब बने हैं, वो चलनी साबित होंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो एसपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है वो भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि किसान कमेरे की लड़ाई हमेशा चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत जी ने लड़ी है। फायदा आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी और हमारे वो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। अभी 36 साल की उनकी उम्र है। अगर आप कंपेयर करें निस्बत सैनी साहब के, हुड्डा साहब के या अवैध जी के, तो वो आपको 21 मिलेंगे। पिछले 4.5 साल में उन्होंने विकास के लिए पूरे हरियाणा में आपको कहीं खट्टर साहब दिखते थे, कहीं भी नहीं। चौटाला साहब, दुष्यंत जी जहां भी देखो वहीं पे जाते थे, दुख में सुख में। तो उनका एक विजन है किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ना और हरियाणा का नाम देश में अपने लेवल पर बढ़ाना। और अब जैसे हमारा एसपी से गठबंधन हुआ है, तो यूपी की राजनीति भी धीरे धीरे जिस प्रकार उन्होंने चंद्रशेखर जी को यहाँ बुलाया है, तो कल को चंद्रशेखर जी भी वहां यूपी में उनको कुछ सीटें दे सकते हैं। तो नेशनल लेवल पर हमारी जेजेपी उभरेगी, एएसपी उभरेगी और भविष्य हमारा होगा। ठीक है, देखिए बात तो मुद्दों की होगी। अब यदि सीटों के उस पे जाए कि आखिरकार 90 में से किसके खाते में कितना जाएगा, तमाम चीजें, तो ये तो मुझे लगता है काफी चीजें बदली हैं। इस बार भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी आए हैं जिसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिल सकता है। दिनेश जी, मुद्दों की बात करूं, देखिए किसानों का मुद्दा हमेशा से रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, एक गैप के बाद में ये जो इलेक्शन हम फिर से देख रहे हैं, इस बीच कई सारी उथल पुथल भी देखने को मिली है। इसके पहले हम एक लोकसभा भी देख चुके हैं। तो कितनी उम्मीदें इस बार कांग्रेस को हो और मुख्य किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में होंगे? हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं और इतने मुद्दे हैं कि जहां 3 काले कृषि कानूनों को लेकर लगातार जहां अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहते रहे, उनके ऊपर टीयर गैस जो फेंकी गई। हैरान करने की बात है कि हमारे देश में ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा कि ड्रोन सिस्टम से टीयर गैस फेंकी गई, वाटर कैनन के इस्तेमाल हुआ और किसानों के रास्ते में इस तरीके से कीलें ठोक दी गई जैसे कि आज दूसरे देश के लोग हमारे देश में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। ये हालात किसानों के साथ कर दिए। पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा जो बेरोजगारी के दलदल में फंसा दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से एक इन्होंने निगम बनाया। ये मॉडल लेके आए गुजरात से और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो डी एम्प्लॉयमेंट था। सारे के सारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कच्ची नौकरी में ऐसा लगा दिया कि उनको 6,000 रुपए, 7,000 रुपए और 8,000 रुपए वेतन दिया जा रहा था और किसी की भी नौकरी पक्की नहीं थी। किसी को यह नहीं पता कि मैंने 4 घंटे काम किया है तो 5वें घंटे में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में मात्र कुछ नौकरियां जो इन्होंने पक्की दी, उसके हालात ये रहे कि अगर हरियाणा में 100 एसडीओ भर्ती किए जा रहे हैं तो 78 एसडीओ दूसरे प्रदेशों से जाकर भर्ती कर दिए गए। क्या हरियाणा के अंदर योग्य युवा नहीं थे? और नौकरियों की जो ये कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची बंदर बांट हुई है। एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता हुआ सरेआम पकड़ा गया। एचपीएससी की नौकरी को या तो चीफ मिनिस्टर लगा सकता है या एचपीएससी का चेयरमैन लगा सकता है।
आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि वो डिप्टी सेक्रेटरी जो 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा था, वो चीफ मिनिस्टर के लिए ले रहा था या वो चेयरमैन के लिए ले रहा था। इन्हीं की पार्टी को समर्थन देने वाला एक निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन है पुंडरी से। वो कहते हैं कि मैंने 49 लाख रुपया अपने भांजे को सब इंस्पेक्टर लगाने के लिए दिया। अब उस बेचारे को ये नहीं पता कि भले आदमी रुपए का माल चारा नहीं मिलते तेरे को थोड़े देंगे वो। उनका रेट ही 2 करोड़ रुपए का था, तो 49 लाख में कैसे भर्ती लगाते वो। उसका भांजा भर्ती नहीं हुआ, 49 लाख रुपए उसके चले गए। इनके बारे में कह रहे हैं खुला भ्रष्टाचार हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश का कोई विभाग ऐसा बता दें जिस विभाग के अंदर इन्होंने अफसरों से मंथली ना ली हो। सारे जितने भी इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब मंथली बटोरने में लगे हुए हैं। ठीक है, और अब वो इनको आप जनता तक कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये एक आपके भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इतना एक एक व्यक्ति को लेके या हर डिपार्टमेंट को लेके आप अपनी कैसे बातों को रखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, कैसे आप बताएंगे, ये मुझे लगता है बड़ा टास्क होगा। क्योंकि जनता, देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जनता कई बार इलेक्शन में ये भी देखती है कि उनसे जुड़ी हुई चीजों पर क्या हुआ, कितना हुआ, जो पहले क्या कहा गया था क्या उस पर काम हुआ, और फिर नंबर ऑफ सीट्स को देखिए, यदि कम आती भी है तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं साथ देने के लिए, तो सरकार वहां से बन जाती है। तो मुझे लगता है इस बार के इलेक्शन में या तो पूर्ण बहुमत ऐसा आ जाए कि किसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां तक लाल परिवार, क्योंकि आज चर्चा में इसलिए भी जोड़ा गया है क्योंकि उनका अपना वर्चस्व रहा, ऐसा नहीं है कि कभी सरकार नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा विकास पार्टी की मैं बात कर लूं, लाल परिवार की मैं बात कर लूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, यदि एक बार फिर से साथ चलने की बात हो रही है तो नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है। खैर, राजवीर जी, मुख्य मुद्दों में अभी जैसे कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अपने आप में बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट को आप देख लीजिए, मतलब किसी से छुपी हुई चीजें नहीं है, तो ये तो माइनस मार्किंग है। इसके लिए आप कैसे अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, या रखना पड़ेगा इलेक्शन में? नहीं, ये बात कोई कह बोल रहा है जिन्होंने CLU गैंग बनाया, जिन्होंने खनन माफिया पैदा किया, जिन्होंने नौकरियों की बोली लगाई, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके 3 विधायक आज ईडी के रडार पर हैं। एक तो शायद जेल में भी होगा। धर्म सिंह ठोकर भगोड़े साबित हो चुके हैं। राहुल गांधी सिंह की पेशियां लग रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पेशियां लग रही है। कैसे उन्होंने गरीबों की जो जमीन थी किसानों की नजर में, वो सेल्स के नाम पर उनसे कम रेट में खरीद के अपने दोस्तों को बेची। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है या वर्तमान मुख्यमंत्री है, मैं आप जनता में जाके पूछिए उनकी इमेज क्या है। कोई ठीक है, चलिए राजवीर जी, मुझे यहां रोकना पड़ेगा चर्चा को क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, जनता क्या चाहती है ये भी देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से लाल परिवार पर दारोमदार है वो कितना असरदार है, तो ये देखने वाली बात इसलिए होगी कि कोई किसी से अभी यहां कम नहीं पड़ता। और मुद्दों की बात है तो वो विपक्ष बहुत सारी चीजों को ऐसे लेकर सामने बैठा है। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।